वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। कंटिन्यू करेंगे कल के पेपर को, जो हम लोगों ने सेक्शन ए जो हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन 2020 का सेट 1 उसका वाई ए, ये क्वेश्चन पेपर था। ये क्वेश्चन पेपर आपका अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, अगर ना हो तो आप देख सकते हैं। ये बुक है आपके सामने, इस बुक का क्वेश्चन पेपर हमने लिया है, तो इस बुक को ही खरीदेंगे। और जितने सैम्पल पेपर हैं पिछले लगभग 7-8 सालों के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हैं। तो हम लोग रिवर्स चल रहे हैं 2020 क्योंकि रिसेंट ईयर है, उसमें 2020 के चांसेस हैं कोई एक क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर दिया जाए। 2019 दिन करेंगे, उसके बाद फिर 2018 करेंगे। जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं उसको सबसे लास्ट में करेंगे। और ऐसा भी होता है जो बहुत पुराने हो जाते हैं 5-6 साल क्वेश्चन, वो फिर आते हैं 5-6 साल के बाद। जो रिसेंटली है उसमें से कुछ ही आएंगे, जो बहुत पुराने हैं उसमें से फिर रिपीट होते हैं। सो विद दिस होप टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शन बी। बट लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसमें कि एक पोएम से एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, जिसमें कि आपको एक एक्सट्रैक्ट को एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देना होता है। जैसे कि प्रोज सेक्शन से आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, और हो भी तो कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट बाद में पढ़े जाते हैं, सॉर्ट आउट करी जाएगी अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, इस वीडियो को। और विद दिस होप कि आपको सेशन और वीडियो पसंद आती होगी, तो शेयर ज़रूर कर दिया करें दूसरों के साथ भी, क्योंकि नॉलेज अपने पास रखने से नॉलेज बढ़ती नहीं है। एज मच यू शेयर सो मच यू इंक्रीज योर ओन नॉलेज, दिस इज़ माई फिलोसफी एक्चुअली। तो बहरहाल हम लोग बात कर लें अगर ए की, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जिसमें ए है और जो पोयम पूछी गई है, क्या आपको मालूम है ये पोयम के जो एक्सट्रैक्ट है, इसके लिए वर्ड आएगा ये एक्सट्रैक्ट। कई बार अपनी वीडियो में हम बता चुके हैं, एक वर्ड होता है, इसी को हम एक्सर्प्ट भी बोलते हैं, एक्सर्प्ट, ठीक है। ये थोड़े से टफ वर्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन जो प्रोनाउंसिएशन है वो जल्दी कर नहीं पाते बच्चे। एक्सट्रैक्ट इसका मतलब एक कटा हुआ भाग है, बहुत ही जनरल भाषा में कह लीजिए किसी एक बड़े भाग का छोटा सा टुकड़ा निकाल देना, उसे एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। उसी को एक्सर्प्ट भी कहा जाता है, EXCERPT, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो आपकी किस पोएम से लिया गया है? कैन यू आंसर? ऑफ कोर्स यू कैन आंसर, बट बिफोर योर आंसर आई विश टू आंसर फ्रॉम माई साइड। ये आपकी लैब एल्डेम सेम्स मर्सी से है, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है आपकी, और ये इस साल हटा दी गई है। सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी, मतलब पैराग्राफ बी की। पैराग्राफ बी जो दिया हुआ एक्सट्रैक्ट दिया है, ये बहुत ही सिंपल है पहचानना, क्योंकि पोएम की लाइंस को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पहचाने तो हम उसका एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आँचा पाँचा कुछ भी लिख दो, लेकिन पहचान लेंगे तो अच्छे से हम उसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ये दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने लिखा है, हिज स्टेट is kingly, thousands of his bidings, his speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. तो पोएम को समझना बहुत ही बड़ी बात होती है, और राइटर्स की राइटिंग को समझना ये तो उससे बड़ी बात है। तो इसका हम रेफरेंस लिखेंगे, कहाँ से ली गई हैं लाइनें, ठीक। इसका रेफरेंस लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग आज सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। रेफरेंस है दिस, यहाँ पर दिस लाइन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दिस एक्सट्रैक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, अब गलती ना कर दीजिएगा, द चैप्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पोयम लिखेंगे, ठीक। दिख रहा होगा सबको, फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंड नेस, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस पर एक नंबर काट देते हैं जो आपके एग्जामिनर होते हैं। अगर चैप्टर के नाम को, पोएम के नाम को आपने इन्वर्टेड कॉमा या हाईलाइट करके नीचे अंडरलाइन करके नहीं लिखा तो। कंपोज्ड बाय, एक नया वर्ड है कंपोज्ड
बनाना, कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे कॉम्पोजिशन कहा जाता है, मतलब सॉन्ग को कंपोज किया जाता है। और सॉन्ग क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ पोएम ना, काइंड ऑफ पोएम क्या, एक्चुअली दिस इज अ पोएम। जो भी हम सॉन्ग सुनते हैं वो सॉन्ग क्या होती है? वो हिंदी की पोएम्स हैं जिसको लय और सुर और ताल के साथ गाया जाता है। उसी तरह इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में जब पोएम्स का जिक्र आता है तो वहाँ पर राइट नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर पेन नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर कंपोज वर्ड लिखें, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, सिंपल। ठीक, आइए कम टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वीडियो में अभी हम लोग जो है सेक्शन बी को भी सॉल्व करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है इन पोएम्स में? द पोएट इज वेरी सैड, पोएट बहुत ही दुखी है। दुखी दिख रहा है लाइन से, तो आपको दुखी दिख रहा होगा, ठीक है। और क्यों दुखी है? एज का मतलब क्योंकि होता है या चूंकि होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सैड एज ही हैज बिकम ब्लाइंड बिफोर द एज, मतलब एज भी नहीं थी उसकी ब्लाइंड होने की, और फिर भी वो ब्लाइंड हो गया। एंड इट वाज अनजस्टिस, ये उसके हिसाब से अनजस्टिस था। और या इस सेंटेंस को ना लिख करके आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, ही हैज बिकम ब्लाइंड बिफोर द एज, और दो ही वॉज ओनली ऑफ हाफ एज, अभी अधेड़ उम्र का था, मतलब आधी उम्र पे पहुंचा था और वो ब्लाइंड हो गया। आप एज से या तो यहां तक लिख लीजिए या दो से यहां तक लिख लीजिए। इस लाइन में उसने पूरा पूरा जिक्र कर दिया, जैसा कि लाइन लिखी हुई है उस लाइन से ये पता चल रहा है। इसको आप एक्सप्लेन करके लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, ही आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा कॉन्टेक्ट। ही इज सैड एज ही फील्स दैट he cannot serve God now, वो चूंकि बाय राइटिंग ही वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, मतलब भगवान को सर्व करना चाहता था, अपनी सेवा देना चाहता था, क्योंकि बर्थ हमें दी गई है तो भगवान के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए था। सो बाय राइटिंग जॉन मिल्टन ऑलवेज वॉन्ट्स टू सर्व गॉड, गॉड को हमेशा सर्व करना चाहते थे। और ब्लाइंड होने पर उन्हें यह लगने लगा कि नाउ आई एम अनएबल टू सर्व गॉड, मतलब भगवान की सेवा करने में मैं अब असमर्थ हो गया हूं। ये था एक्सप्लेनेशन का कॉन्टेक्स्ट हो गया, इस एक्सट्रैक्ट का ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, रफ कर देंगे तभी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, ठीक। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है भाई इसका, क्योंकि अभी हम लोग सेक्शन बी भी करेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन आता है तो समझाना भी होता है, ठीक है। पहले तो लिख लें एक्सप्लेनेशन, बार बार प्रोनाउंसिएशन, सर्दी का शायद असर ज़्यादा हो गया है ज़बान पर। द पोएट इज वेरी सैड, ही डाउट्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हमने आपसे प्रेजेंट डिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर हम प्रेजेंट डिफरेंट लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा जा रहा है तो प्रेजेंट डिफरेंट लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम उसकी बात को हम अपने प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं, इसलिए हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज कर रहे हैं। द पोएट इज वेरी सैड इन दिस एक्सट्रैक्ट, ही डाउट्स अबाउट गॉड्स जस्टिस, गॉड के जस्टिस के प्रति उसके माइंड में एक डाउट आ गया। छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में लंबे लंबे सेंटेंस नहीं, और लंबे लंबे लिखे भी तो शब्द इतने आसान हो कि पढ़ने वाले को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए।
तो वो कहता है गॉड हैज डन वेरी रॉन्ग with me and now he cannot hope or expect from me to serve him एनी मोर। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी गॉड का जिक्र आए या उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा प्रोनाउन तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, इसलिए हमने एच को कैपिटल में लिखा है, ठीक है। टू सर्व हिम एनी मोर बट सून, बट तुरंत ही रियलाइजेज, तुरंत उसे रियलाइज होता है, रियलाइजेज दैट serving God is not bound to anyone's help। किसी के मदद पर, किसी की सहायता पर भगवान की सेवा प्रतिबद्धित नहीं है। उसे ये रियलाइज होता है इन लाइनों में कि किसी भगवान की अगर सेवा करना है तो उसके लिए वह प्रतिबद्धित नहीं है, किसी भी हेल्प की सहायता उसको किसी भी सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है। तो इतने सेंटेंस को गॉड इज नॉट बाइंड टू एनी वंस हेल्प को आप इस चीज को समझे कि इसमें बट से लेकर के यहां तक जो सेंटेंस लिखा गया इसमें प्रॉपर और बहुत ही टफ सिंथेसिस सेंटेंस का यूज किया गया, क्योंकि ये सेंटेंस की लिखने की आवश्यकता थी यहां पर, इसलिए हमने लिख दिया। बट ही realizes that serving God is not bound to anyone's help, मतलब किसी व्यक्ति की सहायता ले करके वह प्रतिबद्धित नहीं है कि वो भगवान के सर्व करे, भगवान की सेवा करे, वह अपने आप में भी भगवान की सेवा कर सकता है। सिंस, चूंकि गॉड इज ग्रेट and he does not do anything, उसे ये रियलाइज होता है कि गॉड कभी भी गलत नहीं करता, डू एनीथिंग रॉन्ग, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा सबको, रॉन्ग विद एनीवन, ही इज कैपेबल to serve God he is, सॉरी यहां पर स्टिल वर्ड मिस है, he is still capable to serve God, वो अभी भी उस लायक है कि गॉड की सर्व कर गॉड की सेवा कर सके या गॉड को सर्व कर सके, ठीक है। Since God does not need humans, दिख रहा है humans service, because a number of angels are his disposal to carry out his orders। यहाँ डिस्पोजल एक वर्ड्स यूज़ किया हमने, डिस्पोजल का मतलब जैसे हम लोग पत्ते में खाते हैं आजकल, कप भी आते हैं, ग्लास भी आते हैं और प्लेट भी आते हैं, जिसमें मतलब जिसका यूज़ करें और उसे फेंक दें। तो ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों एंजल्स हैं उसके पास जो उसकी एक कमांड पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, वो उसके यूज़फुल, उसके लिए यूज़फुल नहीं है। भगवान
करोड़ों बनाता रहता है एंजल्स, और उसके लिए कोई भी वो फायदेमंद नहीं है। जिसको चाहता है उससे कमांड ले लेता है, जिसको चाहता है जिसको ऑर्डर दे देता है, और सब डिस्पोजल की तरीके से खड़े रहते हैं, मतलब यूज के लिए खड़े रहते हैं, यूज एंड थ्रो जिसे हम लोग कह देते हैं। तो भगवान को किसी भी इंसान की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को खास ध्यान रखेंगे। शायद एक वर्ड कट गया, कैरी आउट, यहाँ पर डिस्पोजल वर्ड लिखा था, ठीक है, देख लीजिएगा, DISPOSAL, ठीक। के बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफ़ी है, अगर काफ़ी है तो बताएं। ठीक, ओके, इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, इतना काफ़ी है। अभी यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन इसको कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, कम टू द सेक्शन बी। अब हम लोग सेक्शन बी प्रॉपर ग्रामर पढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी पार्ट जो है उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड वी विल हैव सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन हियर। द सेक्शन बी स्टार्टेड। इसका हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सेंट्रल आइडिया के ऊपर आपकी एक प्रॉपर अलग वीडियोस आएंगी, और जो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 आता है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, वो इस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल इसको हम यहीं पर लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही इंटरेस्टिंग। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। चेंज एनी वन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। बताइए, इतने इजी चीजें और 2-2 नंबर की, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नंबर दिए जा रहे हैं। हम दोनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ए वाला, अकॉर्डिंग टू नरेशन, सिंपल है। आज रिवाइज कर लेते हैं नरेशन, इसी के बहाने थोड़ा सा। नरेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई कोटेशन आएगी या कोई कहावत होती है तो उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते। तो लिखा हुआ है द टीचर सेड, इसको हम आंसर लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस इज द आंसर ऑफ द सेंटेंस, ठीक। यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कोटेशन है, और दैट लगाकर इसको सिर्फ ऐड करना है। सेट को हमने सेट इसलिए रखा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के हम टोल्ड में चेंज नहीं करते। ये सेंटेंस असर्टिव था। असर्टिव का कौन सा पार्ट? अफर्मेटिव और पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ दैट लगा के ऐड किया क्योंकि ये एक कोटेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कीप इन योर माइंड, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सेकेंड वाले सेंटेंस पे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, क्योंकि एक ही कहा है लेकिन हम लोग को ऑप्शन दोनों ही कर लेने, इससे ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स, और डोंट स्मोक सिगरेट ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव से है, तो इंपरेटिव में जो सेंस आता है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये रिवीजन है इसलिए सब बताए दे रहे हैं, और स्पेशली सजेशन। यस, ठीक है, रिक्वेस्ट सजेशन लिख देते हैं, चलिए सजेस्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सजेस्ट। तो अब इनमें से कोई एक वर्ड उठाएंगे। द डॉक्टर, इसी तरह के बहुत ही सिंपल सेंटेंस आएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसी तरह के नहीं, ये सेंटेंस भी आ सकता है क्योंकि ऐसे बहुत से रिपीटेड सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आपने परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये वो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में। इंग्लिश बोल लेना अलग चीज़ है, प्रॉपर ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलना दिस इज डिफरेंट मैटर। और ये बहुत ही कमांड करने के बाद, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली जानने के बाद ही हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। कीप इन योर माइंड, द डॉक्टर सजेस्टेड, सजेस्टेड की जगह आप एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइज्ड। अच्छा, आपसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि एडवाइस हमने क्यों नहीं लिखा, इसमें भी तो हम लगा सकते थे एडवाइज्ड। एडवाइज्ड और एडवाइज्ड, CED और SED, फर्क क्या है आज हम फर्क बता देते हैं। एक्चुअल में दिस इज नाउन, CE लगा है तो वो नाउन है, SE लगा है तो ये वर्ब है, तो वर्ब में हम ED लगाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
एडवाइस में कभी डी नहीं लगाएंगे, एडवाइस अपने आप में एक नाउन है, ठीक। एडवाइस इसमें सा वर्ड आएगा, इसमें लास्ट में जा वर्ड आएगा, ठीक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड। ये दोनों वर्ड में फंडामेंटल एक डिफरेंस था जिसको आप अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे। सजेस्टेड और एडवाइज द पेशेंट। अब यहां पर सेंटेंस को आगे ऐड करना है तो आप नॉट लगाएंगे, नॉट टू, व्हाट वाज दैट, द क्वेश्चन वाज नॉट टू स्मोक सिगरेट, नॉट टू स्मोक सिगरेट, ठीक। एक तरीका और है, पेशेंट की स्पेलिंग में हम टी पूरी नहीं बनाई थी, सॉरी। एक तरीका और है इसको लिखने का, यहां पर हम नॉट कहां से आ गया, तो ध्यान दें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। डोंट वर्ड जब आ जाता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो नॉट टू प्लस वर्ब जो आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो वर्ड सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड या कमांडेड करके लिखी जा रही है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब या ऑर्डर्ड जो लिखी जा रही है, इनका यूज ना करें। इसकी जगह आप फॉरबेड वर्ड का यूज कर दें। अगर आप फॉरबेड वर्ड का यूज यहां पर करते हैं, जैसे कि अगर हम इसका दूसरा तरीका बताएं तो आप ये भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू, यहां नॉट नहीं लगेगा, टू स्मोक सिगरेट, ठीक। यहां पर क्यों नहीं लगा, यहां पर नॉट टू नहीं लगाया जाएगा, यहां पर नॉट नहीं आएगा। यहां पर फॉरबेड वर्ड का मतलब ही होता है मना करना, ना वर्ड ऑलरेडी फॉरबेड वर्ड के मीनिंग में आ जाता है, इस वजह से नॉट वर्ड अलग से नहीं लिखा जाता। दिस इज द सेकेंड वे टू राइट द सेम सेंटेंस। जब डोंट वाले वर्ड आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने सजेस्टेड वर्ड, रिक्वेस्टेड वर्ड, कमांडेड वर्ड, ऑर्डर वर्ड या एडवाइज्ड वर्ड लिया है, यहां पर आपने रिपोर्टिंग वर्ब में लिख दिया है, तो उन वर्ब्स में आपको नॉट लगाना है आगे सेंटेंस में। लेकिन आपने इनमें से कोई एक वर्ड ना लिख करके कॉमन वर्ड ले लिया, दैट इज फॉरबेड। फॉरबेड मतलब मना करना, प्रतिबंध लगाना, तो वहां पर फिर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, टू लगा के जो वर्ब लिखी हुई है डोंट स्मोक में जो वर्ब है वो स्मोक है, तो स्मोक वर्ड को हम टू प्लस स्मोक लिख देंगे, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉट एवर द वर्ब इज इन द सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपको दिख रहा होगा आगे क्या दिया हुआ है, रफ कर देते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में दिया हुआ है कि 1 और 2, 1 में दिया ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बी और इसका 1, ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, he runs very fast to win the race. This is the answer of this sentence. सिंपल सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस आपने सिंथेसिस में पढ़ा होगा, कई तरीके होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के। एक यूजिंग इन्फिनिटिव होता है, एक यूजिंग पार्टिसिपल होता है। जिसने सिंपल सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो टाइम रहेगा तो पढ़ाया जाएगा, बहरहाल अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, बेस्ट तरीके। पहले तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो दो बेस्ट वेज हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का, मतलब एक सेंटेंस सिंपल है, दूसरा सेंटेंस सिंपल है, दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करिए और एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है क्या? तो सिंपल सेंटेंस का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट हो। ठीक है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम था, ही रन्स वेरी फास्ट, फुल स्टॉप था, आप सेंटेंस देख रहे होंगे, और दूसरे में दे रहा है ही विल विन द रेस, ही विल विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा।
तो वह दौड़ क्यों रहा है? रेस जीतने के लिए। तो आप इसी सेंटेंस को लिखेंगे, वह तेज दौड़ने के लिए, वह रेस जीतने के लिए बहुत तेज दौड़ता है। इतना सेंटेंस आप लिख देंगे। सो ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस। दिस इज द सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें से हमने सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर दिया और एक जो फाइनाइट वर्ब थी, फाइनाइट वर्ब का मतलब वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, या सब्जेक्ट के पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, या फिर किसी सेंटेंस के टेंस के हिसाब से अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दोनों में अपनी फाइनाइट वर्ब थी, ही दोनों का सब्जेक्ट था, उसमें से एक ही को हटा दिया गया और एक वर्ब जो विल विन लिखा था, तो विल विन को टू विन लिख दिया गया, विल को हटा दिया गया क्योंकि विल ही से डिटरमाइन हो रही थी। तो दो फाइनाइट वर्ब में से एक फाइनाइट वर्ब को रखा गया, दैट इज रन्स। दोनों सब्जेक्ट में से एक कॉमन सब्जेक्ट लिया गया, दैट इज ही। ये था इसका फंडा। चलिए सेकेंड वाला सेंटेंस देखेंगे। हम लोग जब सैंपल पेपर कर रहे हैं तो इस तरह के बहुत से सेंटेंस आएंगे, बार बार आना है। ये सिंथेसिस में से भी 2 नंबर का आएगा, नरेशन में से 2 नंबर का आएगा, वॉइस में से भी 2 नंबर का आएगा। सेकंड देख लेंगे इसका, इसमें क्या कह रहा है भाई। इसमें है आई बॉट अ वॉच, इट इज सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैंने एक वॉच खरीदी, आई बॉट अ वॉच, इट इज सेमी स्मार्ट वॉच, ये हाफ स्मार्ट वॉच है, मतलब पूरी कंप्लीट ये होल स्मार्ट वॉच नहीं है। आई लाइक इट वेरी मच। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई एक ऐसा कंजंक्शन आएगा जिससे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य को बोला जाता है, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य को बोला जाता है। संयुक्त वाक्य में दोनों सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में मतलब अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। पहले तो हमें 3 सेंटेंस देखने और तीनों सेंटेंस में प्रोबेबल ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जिसमें 2 सेंटेंस बन जाए। उसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन लगा देना है, और वो कंजंक्शन कौन सा हो, कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमें पता होने चाहिए, तब तो वो 1 नंबर मिलेगा आपको। तो पहले तो हम लोग देख लें, आई बॉट अ वॉच, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। तो आप लिखेंगे आई बॉट आ वॉच। पहले तो हम इसको क्वेश्चन उतार देते हैं ताकि समझ में आए। इट इज आ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। बहुत ही इजी सेंटेंस, बहुत ही इजी और फ्री के नंबर आपको बहुत जरा समझ लेना है। तीनों में आई लिखा है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर इट है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर जो इट वर्ड आया है वो इट वर्ड किसके लिए आया, वॉच के लिए आया। यहाँ पर जो सेमी स्मार्ट वॉच आया ये किसके लिए आया, इस वॉच के लिए। तो पहली बात तो इसको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं इस वॉच वर्ड का। सेमी स्मार्ट क्या है, वॉच है, तो हम क्या आ के बाद सेमी स्मार्ट नहीं रख सकते, तो हम ये रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आई बॉट आ सेमी स्मार्ट वॉच। 2 सेंटेंस का एक सेंटेंस बना। अब हमें एक सेंटेंस को और ऐड कर देना है, तो दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए यहां पर हम एक कंजंक्शन है जिसे हम कहेंगे विच, जिसका मतलब होता है जो या जिसको। विच आई लाइक वेरी मच। बहुत से चेंजेस करने होते, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहां पर आई लाइक इट लिखा था, तो इट वर्ड को हम यहां पर नहीं लिखेंगे आई लाइक इट वेरी मच, क्योंकि यहां पर इट का जो सेंस था वो इट का सेंस इसमें आ गया। यहां पर मतलब इसको, इट का मतलब इसको,
और उसी इसको शब्द को हम दो सेंटेंस के बीच में ले आए, जिसका मतलब हो गया जिसको। ठीक, तो आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। नाउ इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन दिस वे। चलिए 9th का सी सेक्शन देखेंगे। सी सेक्शन में क्या लिखा है भाई? 9th का सी सेक्शन है इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। पैसिव बनाना है इसको। 9th का सी नंबर 1 आंसर देखिए, इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड। पैसिव वॉइस और नरेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी वीडियो में सब कुछ आंसर बताने होते हैं। बहरहाल इसका आंसर आप लिख लें, इट इज टाइम फॉर करियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड। मतलब जहां पर इट इज टाइम लिखा रहता है, वहां पर बाद वाले शब्द को पहले ला करके उसके जस्ट पहले फॉर लगाते हैं। ये एक सिंपल रूल है। अगर आपने पैसिव वॉइस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो शिव सर ने सुबह के बैच में सारे पैसिव वॉइस नरेशन जितना भी सिलेबस था 12th का सब पढ़ा दिया है। आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपलोडेड हैं, ऑल द चैप्टर्स फिनिश्ड। इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन, दिस इज अ पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। एंड उसके बाद लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है, तो आप लिख दीजिए दिस, डायरेक्टली आंसर देखिए, इज द ओल्डेस्ट ट्री इन एनी गार्डन। ठीक, सिंपल, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन एनी गार्डन। द हमेशा लगाएं जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हों। डोंट फॉरगेट इट, इसको आप भूलेंगे नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो ये आपकी गलती है और उस पर नंबर आपके कटेंगे डेफिनेटली। फिर आ जाइए, करेक्शन करने हैं हमें सेक्शन डी में। 9th का सेक्शन डी है। क्या है करेक्शन में? बहुत ही सिंपल करेक्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जितना भी हम बता रहे हैं ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेगा, जो एक्स्ट्रा बता दे सेंटेंस के सॉल्यूशंस के अलावा जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उन एक्स्ट्रा चीज़ों को कहीं ना कहीं पिन कर लीजिए। पिन का मतलब पेन कर लीजिए, पिन का मतलब लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए डी दिखेंगे, 9th का डी देख लीजिए। आई थिंक इंक डाउन हो रही है शायद। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। 9th का डी है पहला, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे जरा सी गलती सुधारने पर। पहला सेंटेंस दिखा है आई प्रिफर मिल्क देन टी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम ओरली आपको बता देते हैं। शायद डी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए पहले हम आगे डी दिखा देते हैं। ये है आई प्रिफर मिल्क देन टी। ध्यान रहे, प्रिफर वर्ड जब भी आएगा तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना, और प्रीफर हमेशा 2 वस्तुओं में चॉइस के लिए लिखा जाता है। 2 वस्तुओं में चॉइस के लिए लिखा जाता है, मतलब किसी एक वस्तु को ज्यादा पसंद करना, किसी दूसरी वस्तु को कम पसंद करना। और इस तरह की सिचुएशन में हम जनरली प्रेफर वर्ड का यूज करेंगे। और जब भी 2 वस्तुओं में कंपैरिजन होता है, सो वी जनरली नो कि वहां पर हम डिग्री का यूज कर रहे हैं और यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, जब 2 चीजों में किसी एक को बेहतर और दूसरे को बेकार बताया जाता है। लेकिन अगर प्रीफर वर्ड का यूज होगा तो वहां पर टू शब्द का यूज करा जाता है, देन का यूज नहीं करा जाता। इन दिस वे देन जस्ट रिमूव्ड, वहां से रिमूव कर दीजिए और वहां पर टू लगा लीजिए और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। आई प्रिफर मिल्क टू टी। ठीक, सेकेंड में आ जाइए, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत ही लल्लन टाप और बहुत ही ईजीएस्ट, इससे ज्यादा इजी सेंटेंस करेक्शन के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं मिल सकता। लास्ट टाइम ये YA सेक्शन में, सेट YA में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। सोचिए जिसने भी हल्की से इंग्लिश पढ़ी होगी 25% भी, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का ये सेंटेंस है। फिजिक्स एस पर एंड हुआ है, फिजिक्स वर्ड दिख रहा है कि वो प्लूरल है, बट एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट का नाम है जिसको हम प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे, ये सिंगुलर होगा। ऐसे बहुत से नाम हैं जैसे सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये प्लूरल दिखते हैं बट प्लूरल है नहीं। अगर सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वहां पर आर वर्ड जो लिखा है वो
इज हो जाएगा। तो इन दिस वे द सेकेंड सेंटेंस may also get corrected. Physics is an interesting subject. फिर है he is an European by birth. Now this sentence is from article sub topic. Article topic अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ आप ट्रांसलेशन में, एक्सप्लेनेशन में, कंटेक्स्ट में, राइटिंग में, हर जगह करते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां आपसे ये होंगी। सो बेहतर है कि आप सारी वीडियोस विच और ऑलरेडी अपलोडेड टू द चैनल आप उसे देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ही इज़ एन यूरोपियन लिखा है, तो यूरोपियन इसके ऊपर हमने खुद भी 3-4-5 वीडियो आपको आर्टिकल के ऊपर कंप्लीट पूरा टॉपिक है, कई वीडियो हैं आर्टिकल के ऊपर, देख लीजिएगा। तो यूरोपियन शब्द जब भी आएगा वहां पर आ वर्ड का यूज होगा, मतलब आर्टिकल आ, क्योंकि यूरोपियन जो है ई से स्टार्ट जरूर हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू है, और यू का मतलब हिंदी के या शब्द से, हिंदी के या शब्द से जब भी हम आर्टिकल का डिटर्मिनेशन करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के वॉवेल के साउंड सेम होने चाहिए। तो यहां पर जो या शब्द आ रहा है, या शब्द हिंदी का वॉवेल नहीं है, हिंदी का कंसोनेंट है। इस वजह से यूरोपियन वर्ड का जब आर्टिकल यूज करेंगे तो उससे पहले हम एन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अ वर्ड का यूज करेंगे। इन दिस वे दिस सेंटेंस ऑलरेडी गेट करेक्टेड। ठीक है, फिर आ जाइए फोर्थ वाले पे। द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो कैनबरा, व्हाट इज कैनबरा? कैनबरा व्हाट इज द स्पेलिंग यार? कैनबरा, ओके, दिस इज द सिटी नेम, और सिटी नेम से पहले हमने द का यूज किया है, दैट इज अ रॉन्ग, नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो द हटा देंगे तो वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इन दिस वे आपके करेक्शन हो गए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस so as to bring out their meanings clearly। इनकी मीनिंग को बताते हुए इनको सेंटेंसेस में अपने शब्दों में लिखना है। तो कुछ हम इडियम फ्रेजेस के ऊपर भी एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और जितने भी लाएंगे 50-60 इडियम्स फ्रेजेस बताएंगे, और वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगी, लाएंगे किसी दिन। लेकिन पेपर अभी सॉल्व हो रहा है, बाद में बता दें, जितने क्वेश्चंस पेपर में उतने हम लोग कर लेंगे। पहला दिया हुआ है रीड बिटवीन द लाइन्स। पहला, रीड बिटवीन द लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया है। 10, जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, रीड बिटवीन द लाइन्स। द लाइन्स, आई थिंक इंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ मिनट। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है चीजों को भांप जाना, या फिर बहुत अच्छी तरह से समझना, किसी चीज, किसी इशू को बहुत ही क्लियर वे में समझ लेना, या अच्छी तरीके से उसको ज्ञात कर लेना। ठीक है, उसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसको सेंटेंस में आपको यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे आप खुद ही सेंटेंस बना सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल देंगे, आप खुद उसको सेंटेंस में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम अनएबल टू रीड between the lines what he is saying। मतलब जो वो कह रहा है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं।
आई एम रीडिंग या आई एम अनेबल टू रीड। ये ध्यान रहे, जब भी कोई फ्रेज आएगा तो फ्रेज कई तरह से पूछा जा सकता है। वो फ्रेज आपका वर्ब से भी हो सकता है, वो फ्रेज आपका किसी एक एडजेक्टिव से भी स्टार्ट हो सकता है, वो फ्रेज आपका किसी नाउन से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर वो वर्ब से स्टार्ट है तो वर्ब के प्लेस से ही वो फ्रेज का यूज सेंटेंस में होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का जिस तरह से यूज होता है नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, उस जगह पर ही उस फ्रेज का यूज किया जाए। अगर वो एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कोई एक एडवर्ब है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो एडवर्ब के फॉर्म में ही उसका यूज हो। ये नहीं कहीं पर भी हम किसी भी फ्रेज को नहीं यूज कर देंगे। फ्रेजेस भी जब बनते हैं तो उसमें भी वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स क्या होंगे, वो या तो एडजेक्टिव्स होंगे, वो या तो नाउन्स होंगे, या तो फिर वो वर्ब्स होंगे। तो फ्रेजेस का मतलब ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो वो एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर रीड वर्ड दिया हुआ है, तो रीड अपने आप में एक वर्ब है, तो वर्ब की जगह हमने यूज किया आई एम अनेबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स व्हाट ही इज सेइंग। बी देख लीजिए, मतलब सेकंड क्या दे रहा है, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है समटाइम्स। इसको आप यदा कदा भी कह सकते हैं, यदा कदा या कभी कदा कभार, ठीक, बस ठीक है। सिंपल वे में आप यूज कर लीजिए, आई विजिट माई अंकल्स होम ऑफ एंड ऑन। चाहे तो आप उठा करके यहां पर समटाइम्स लिख दीजिए, नाउ एंड देन भी लिख सकते हैं। यहां पर नाउ एंड देन का मतलब भी कभी कभार होता है। थर्ड सेंटेंस देख लेंगे, मतलब थर्ड फ्रेज क्या है, बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क, बेड ऑफ रोजेस इजी वर्क या आराम दायक स्थिति, इसको कहेंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल था, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे, लाइफ, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आपको किताब में भी मिल जाएगा, एंड यू कैन राइट द सेम एग्जाम्पल, देयर इज नो मैटर, क्योंकि इन योर ओन वर्ड्स कहा गया है अगर, तो बुक में मतलब क्वेश्चन पेपर में आए हुए सेंटेंस का यूज नहीं करना होता। बाकी आप बुक से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे। वहां पर क्वेश्चन पेपर में वो लाइन नहीं आनी चाहिए, उसका यूज क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रहे, ठीक। फोर्थ वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है भाई, फोर्थ सेंटेंस, एट फिंगर्स टिप, क्वेश्चन 4 मतलब एट वंस फिंगर्स एंड्स, ये 4 है, एट वंस फिंगर्स एंड्स, मतलब अगर शब्द का अर्थ देखें तो उंगलियों के इशारे पर, मतलब उंगलियों के एंड पर, या आपकी उंगलियों की टिप पर कोई चीज होना, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, माई फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट नंबर आर एट माई फिंगर्स एंड्स। यहां पर माई एट के बाद लगाएगा, यहां पर वंस लिखा है, तो वंस का मतलब ये एक कॉमन वर्ड है जो सबके लिए यूज हुआ। जैसे हमने यहां पर अवर लिखा होता तो यहां पर अगर यहां पर हमने वी लिखा होता तो यहां पर अवर वर्ड हो जाता है, यहां पर ही लिखा होता तो यहां पर हिज हो जाता, ठीक है। तो ये वंस वर्ड
प्रोनाउन है जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा है। एक्चुअली दिस इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब हम वंस का यूज करते हैं तो वंस का यूज यहाँ नहीं कर देंगे सेंटेंस में। ये एक कॉमन वर्ड है, किसी के लिए भी यूज सकता है, चाहे वो आई के लिए यूज हो, चाहे वो ही के लिए हो, चाहे वो शी के लिए हो, चाहे वो वी के लिए हो, चाहे वो यू के लिए हो। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला है बिल कैसल इन द एयर, बहुत ही शानदार। बिल, और आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं, कैसल इन द एयर, डोंट टेक इट अदरवाइज, अपने ऊपर नहीं लेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। बिल कैसल इन द एयर, लेकिन कुछ हैं ऐसे, हवाई किले बनाना, मतलब सपनों की दुनिया में जीना। आजकल बॉलीवुड का ज़माना है, साथ ही साथ यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, तो सपने आजकल हर इंसान देखा करता है बॉलीवुड स्टार के तरीके से। ज़रा से फेमस होने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है, फिर वो सपनों की दुनिया में चला जाता है कि इतना कमा लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फ्रेज इसीलिए बनाया गया है, कैसल इन द एयर। कैसल का मतलब होता है, कैसल महल होता है एक्चुअल में, तो वहाँ हमने किले लिखा है, आप हवाई महल भी कह सकते हैं। किले का मतलब भी ऑलमोस्ट वही होगा, सेंस के अकॉर्डिंग, शब्दों के अकॉर्डिंग नहीं। एग्जाम्पल देख लें, द स्टूडेंट्स के टीचर हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इस वजह से स्टूडेंट ही आता है बार बार माइंड में। द स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न टाइम बिल्ड कैसल इन द एयर, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज हुआ है, इन द एयर। ठीक, नाउ दिस इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो गया, अब 10 का बी देख लेते हैं। ठीक है, 10 का बी देखेंगे क्या है भाई, जिसने ना लिखा हो वो लास्ट वाला एग्जांपल लिख ले। 10 का बी इसमें दिया हुआ है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक एक वर्ड एंटोनिम पूछा है। हैप्पीनेस बहुत इजी है, इसको आप अनहैप्पीनेस लिखेंगे, अनहैप्पी नहीं लिख देंगे। ध्यान रहे बेटा, जब भी अगर अनहैप्पीनेस पूछा जा रहा है तो अनहैप्पीनेस जो है, अगर कोई नाउन पूछा जा रहा है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम नाउन ही लिखेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव पूछा जा रहा है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम एडजेक्टिव ही लिखेंगे। अगर कोई वर्ब पूछी जा रही है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम वर्ब के ही फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द बेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द बेस्ट वे टू राइट सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अनहैप्पीनेस, इसकी सिनोनिम इसका पूछा गया है एंटोनिम, तो हैप्पीनेस का एंटोनिम अनहैप्पीनेस, या फिर आप सैडनेस लिखेंगे। सैड मत लिखिएगा, सैडनेस लिखिएगा, उस पर नंबर मिलेंगे। उसके बाद है फियर, फियर का मतलब डर होता है। ठीक, तो फियर अपने आप में नाउन भी है और फियर अपने आप में वर्ब भी है, तो एज अ नाउन अगर आप इसे कंसिडर करेंगे तो इसका आप एंटोनिम, फियर का एंटोनिम आप क्या लिख सकते हैं। बहुत, फियर का मतलब डरना होता है, तो बता दें भाई, फियर का मतलब अगर डरना है तो डरने का जो एंटोनिम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, करेजियस, फियर या ब्रेव लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद करप्ट वर्ड, इसका एंटोनिम क्या लिखेंगे। करप्ट का मतलब भ्रष्ट व्यक्ति, उसको आप ऑनेस्ट कह सकते हैं या लॉ अबाइडिंग कहेंगे। इन तीनों वर्ड को आप लिख लें, चाहे अनहैप्पीनेस लिख लें, अनहैप्पीनेस या सैडनेस लिख लें, तो आप लिख सकते हैं सैड अनहैप्पी, लेकिन टीचर्स का इसके ऊपर मूड खराब होगा। फिर है, उसके बाद है आपका फियर, तो इसका एंटोनिम लिखेंगे क्या, ब्रेव या करेजियस। ठीक है, और उसके बाद है करप्ट, करप्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लॉ अबाइडिंग। जब आप इस शब्द को लिखेंगे तो लॉ अबाइडिंग के बीच में एक हाइफन लगाएंगे, छोटा सा डैश जो होता है उसे हम हाइफन कहते हैं, डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, और या फिर आप लिखते हैं ऑनेस्ट। ठीक, ये हो गया आपका बी वाला। सी वाले पे आ जाइए, सिनोनिम, इनोवेशन, इनोवेशन का सिनोनिम, इनोवेशन का मतलब होता है आक्रमण करना। ऑफ कोर्स अटैक वर्ड एज एन सिनोनिम आप ले सकते हैं, अटैक।
ठीक, उसके बाद हाइड, हाइड का मतलब इसका सिनोनिम क्लोज लिख देंगे। हाइड का सिनोनिम, हाइड मतलब छुपना, क्लोज मतलब बंद होना, ठीक है। उसके बाद डिजीज, अब इसको आप एलिमेंट लिख सकते हैं। एलिमेंट बहुत ही एंटिक वर्ड बता रहे हैं, एक एक वर्ड लिख लीजिए, अगर ये वर्ड रिपीट होंगे फिर अभी हम लोग बहुत सी प्रैक्टिस करना है, बहुत से सेट हैं। अब उसके बाद आ जाइए सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए क्वेश्चन नंबर 10 के सी में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखते चलेंगे भाई, नोट्स बनाते चलेंगे भाई, वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरों को बेनिफिट होगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि बच्चों ने देखा है, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है वीडियो। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो हमें क्या है। चलिए ठीक है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नंबर 1, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। मतलब अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, चयनित करने के लिए जहां के लोग वोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, वो गवर्नमेंट के फॉर्म को क्या कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है, इसे ही आप डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक, पहले का ये वर्ड हो गया। दूसरे का, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है और लिखता है उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, सिंपल वे में समझ लीजिए, हिस्टोरियन। और तीसरा क्या हो सकता है भाई, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या होगी भाई, अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्या हो गई, ये किसी को पता है? बहुत ही सिंपल तो नहीं है लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्या होता है भाई? लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, ये थोड़ा सिंपल नहीं था, बिब्लियोफाइल ये इसका होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं। अब आ जाइए आगे, यूज द फॉलोइंग, ये है ई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ई सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ई सेक्शन। इसमें 2 वर्ड दिए हैं, दोनों का साउंड सिमिलर है पर दोनों के मीनिंग अलग हैं, इनको सेंटेंस में यूज करना है। इस वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। एग्जाम्पल में देख लें, वी आर, सिंपल वे में आप लिख दें, वी आर वेटिंग फॉर हिम। और इस वर्ड का मतलब होता है वजन, द वेट ऑफ you, the weight of yours is more than mine। यहां पर mine और yours को हमने पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा हुआ है। पॉसेसिव प्रोनाउन ये भी है, जब भी आप एक वर्ड पॉसेसिव प्रोनाउन में यूज करें, अगर दूसरा वर्ड यूज करना हो कंपैरिजन के लिए तो आप पॉसेसिव प्रोनाउन ही यूज करें। अगर आप पॉसेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। तो यहां पर वेट वर्ड, यहां पर जो इसकी इंग्लिश है वेट है, हल्का सा हा भी आता है इसमें, सॉरी, वेट सॉरी, ये टा ऐसे बनेगा। तो वेट वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, ठीक है। वे वर्ड जो होता है, ये इसमें टी नहीं है तो ये है वर्ब। तो वर्ब की जगह इसको यूज नहीं किया, इसको एज अ नाउन क्लॉज के फॉर्म में यूज किया गया, नाउन फ्रेज के फॉर्म में यूज किया गया, इसलिए वेट वर्ड यहां पर द वेट ऑफ योर्स लिखा है। या आप सिंपल में ये भी लिख सकते थे, योर वेट इज मोर देन माइन। ठीक, चलिए अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद जो सेक्शन पार्ट पिछले साल दे रहते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस साल ऐसा पार्ट नहीं दिया रहेगा। बस आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एंड हो जाएगा आपके
ट्रांसलेशन पार्ट पर। ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे फिलहाल। हमने शायद स्क्रीन जो है चेंज नहीं करी, जिस वजह से शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, जो इसके पहले हम आंसर बता चुके हैं। ये क्वेश्चन डी और ई था, कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 10 के ही पार्ट थे, जो हम शायद चेंज करना भूल गए। और ये डी वाला तो आपके सामने लगा हुआ था, सो सॉरी फॉर दिस। चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन आपके सामने है। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंस से स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11, वी ऑल, हम सभी, वांट, हम सभी चाहते हैं। देखिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हासिल करना। टू हैव, लेना, या फिर रिसीव लिख लीजिए। टू हैव, वी ऑल वांट टू हैव, वी ऑल वांट टू रिसीव। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम, अ हाई या अ ग्रेट भी लिख सकते हैं आप इसे, अ ग्रेट सक्सेस। मुकाम का मतलब सक्सेस से है। आप शब्द सा लिखेंगे तो डेस्टिनी लिख सकते हैं। मुकाम का मतलब डेस्टिनी भी होता है। दिस इज उर्दू वर्ड मुकाम। तो डेस्टिनी वर्ड मुकाम के लिए यूज होता है। और अगर आप चाहें तो सेंसिबली आप इसे लिख सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब भाव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मुकाम का मतलब सक्सेस से है, सफलता के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस वी हैव टू डू, करने होते हैं। जहां पर ना के फॉर्म में सेंस आ जाएगा, वहां पर हमें टू वर्ड लगा करके आगे वर्ब लिखनी होती है। वी हैव टू डू सम ग्रेट टास्क्स, या सिंपल वे में आप वर्क्स लिख सकते हैं। ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद है जिसमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। तो आगे फुल स्टॉप हटा दें, क्योंकि वहां पर फुल स्टॉप नहीं दिया हिंदी में। तो अब जिसमें की इंग्लिश, इन विच देयर कम मेनी डिफिकल्टीज, या फिर आप इसे प्रॉब्लम्स लिख लेंगे। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। ठीक, यहां फुल स्टॉप है। उसके बाद है ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में वी शुड डू स्मॉल वर्क और स्मॉलर पार्ट ऑफ बिग टास्क्स should be chosen या selected। ठीक, फिर उसके बाद है ना कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने की व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। इसको आप अलग सेंटेंस में लिख लीजिए। वी शुड नॉट बी एक्साइटेड टू डू बिग, या यहां पर रिस्की वर्ड आप लिख सकते हैं, रिस्की टास्क। ठीक, प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना
इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें। इन द बिगनिंग या स्टार्टिंग टू टेक स्मॉलर या easier work is better, ताकि so that they could be किए जा सकें, possibility they could be done easily, उनको पूरा किया जा सके आसानी से, ठीक है, जिसमें सफलता हासिल हो सके। एंड लगा करके, यहां पर एंड दिया नहीं है लेकिन ये सेंस आ रहा है, दो सेंटेंस हैं जो जुड़े हैं, एंड इन विच सक्सेस कुड बी अक्वायर्ड। अक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना मेहनत के द्वारा, कुड बी अक्वायर्ड। सफलता चाहे छोटे काम की हो क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है। सेंटेंस थोड़ा सा अब यहां से लिखना पड़ेगा हमको, आई थिंक यहां से, ठीक है। दो, चाहे क्यों ना हो, बड़ा अजीब सा है यहां पर दो, यद्यपि इसका मतलब होता है यद्यपि, ध्यान रखिएगा। दो द सक्सेस ऑफ स्मॉल वर्क इज, आगे यहीं पर लिख देते हैं, ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, कॉमा लगा दें क्योंकि दो लगा चुके हैं यहां पर, यट बट कुछ नहीं यूज करेंगे। जब भी दो वर्ड का यूज आप करें सेंटेंस के बिगिनिंग में तो उसके फ्रेज जो क्लॉजेज है उसके एंड में हमेशा कॉमा लगा दिया करें। इट फिल्स अस विद कॉन्फिडेंस, ठीक, आई थिंक कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये थे एक लाइन है शायद दो से, अच्छा यहां से नहीं है, पीछे लाइन तब दिख रहा है सबको। व्यक्ति में उत्साह भर देती है, उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इट गिव्स एनर्जी टू हिम फॉर, अब शायद नीचे दिखेगा नहीं तो ऊपर हम रफ कर देते हैं, फॉर डूइंग बिग या रिस्की या ग्रेट वर्क्स। एक वर्ड और है वर्क के लिए, एंडेवर, ENDEAVOUR, एंडेवर का मतलब होता है ऐसे कार्य जिसमें साहस लगता हो, हिम्मत लगती हो, ताकत लगती हो, उसे एंडेवर्स कहा जाता है, अटेम्प्ट जिसे कहते हैं। तो आप वर्क से गए, हर जगह वर्क 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 ना लिख करके कहीं कहीं पर आप टास्क लिख दें, कहीं पर एंडेवर्स लिख दें, ठीक है। छोटे काम, अच्छा, शक्ति प्रदान करती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। The man can examine his प्रतिभा, potential, can examine his potential and qualification, एजुकेशन नहीं लिखिएगा, योग्यता क्वालिफिकेशन को कहते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन
by doing smaller tasks। ठीक, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। ऐसे में, इन सच सिचुएशन when we move forward the way seem to be easy or comfortable। इसमें बहुत से सेंटेंस आपके सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किए गए हैं। आप शब्दशः सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ना करें उसे। जहां पर आपको लगे कि सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग भी ट्रांसलेट किया जा सकता है उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस पूरे सेंटेंस पैराग्राफ का आपका ट्रांसलेशन। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर एंड होने पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कॉमन फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी, जैसे ट्रांसलेशन के कुछ तरीके, उसमें क्या ज़रूरी है चीज़ें। 10-10 नंबर के ट्रांसलेशन आएंगे, तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग था। वीडियो के बीच में एक ट्रांसलेशन के बारे में सिर्फ बताना ये पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसलेशन के ऊपर आपकी अलग से वीडियो आ जाएंगी, आपके जनरल आइडिया के ऊपर अलग से वीडियो आ जाएंगी, आपके फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर अलग से वीडियो आ जाएंगी। तो इतना आज की वीडियो में काफ़ी है। Thank you so much for coming online, and just we will meet on the next video with the new question paper, question 2 of 2020.